नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो का भारत आने का मकसद केवल मदर हाउस जाना है क्या? क्या केवल मोदी जी के लिए अमेरिका आने का निमंत्रण लेकर आना है क्या? यह भारत के लिए कोई नया जाल है? क्या अमेरिका हमें चीन के सामने फ्रंट लाइन स्टेट बनाकर अपना उल्लू सीधा करना चाहता है? आइए इसे समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि मेरे साथ जुड़ चुके हैं जियोपॉलिटिकल और डिफेंस मामलों के एक्सपर्ट लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह जी। जनरल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार मनविंदर जी, आपको और आपके ऑडियंस को। जनरल साहब, रूबियो को चाइना हॉक कहा जाता है। वो चाइना को कुचलने की कसम खा करके बैठे हैं। क्या अमेरिका भारत के कंधे पर बंदूक रख करके चीन पर निशाना साधने आया है? क्या हम अमेरिका के प्यादा बनने की राह पर तो नहीं है? इस दौरे का मकसद क्या रहा? और फिर कोलकाता में विजिट, ये सारी तस्वीर क्या कहती है? आपने बहुत सारे सवाल दाग दिए हैं एक लाइन में। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि मार्को रूबियो सेनेटर जब थे तब वो प्रो एंटी चाइना या चाइना हॉक बोल लीजिए, चाइना के काफी क्रिटिक थे वो। और इनडायरेक्टली आप बोल सकते हैं कि वो भारत के सपोर्ट में थे। लेकिन ये कहना उतना सही नहीं होगा। वो एंटी चाइना जरूर थे, लेकिन प्रो भारत थे। उसमें आपको थोड़ा सा और रिसर्च करनी पड़ेगी ये बताने के लिए कि वो प्रो इंडिया थे। ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये जो विजिट इनकी थी, सबसे पहले जो इसका पर्पस है मेरे हिसाब से, एक जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट की तरफ से बात कर रहा हूँ आपको, वो ये थी कि भारत और अमेरिका के बीच में जो है ट्रस्ट लेवल अपने एकदम, जिसको बोलते हैं ना नादिर इंग्लिश में, एकदम नीचाई पर था। उस ट्रस्ट लेवल को दोबारा रिस्टोर करने के लिए पुरानी बुलंदियों तक तो नहीं, लेकिन वर्केबल लेवल पर लाने के लिए ये मार्को रूबियो जी की विजिट थी। अब वो ट्रस्ट रिस्टोर हुआ नहीं हुआ, आउटकम जो है इसका अभी कल पता चलेगा, क्योंकि 26 तारीख तक उनकी ये विजिट है, जिसमें क्वाड की मीटिंग वगैरह कई सारी चीजें, इनका जो आइटिनरी है पूरी पैक्ड है। अगर उनकी ओवर्ट यानी कि ऊपरी एक्शंस की बात करें तो वो बात करते हैं कि हमारी ट्रेड को $500 बिलियन तक का जो उनका लक्ष्य है उस लेवल तक ले जाना, जो कि बहुत बड़ी बात होगी। अब उस लेवल तक जाएगा नहीं जाएगा, उसमें बड़े इफ्स एंड बट्स हैं। फिर एक तरह से कह लीजिए कि वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनवाइट ऑन बिहाफ ऑफ व्हाइट हाउस देने गए थे। क्या ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, या ये एक मोदी और ट्रंप का जो पुराना रिश्ता था उसको दोबारा पटरी पे लाने का एक तरीका है? लास्ट जो इन लोगों के बीच में कुछ हुआ वो है फोन कॉल ही चले हैं एक दूसरे को बातचीत करने के लिए, कभी बर्थडे पे, कभी वैसे ही, कभी ईरान के लड़ाई के पहले। तो लंच वाला जो फियास्को हुआ था जब कनाडा में गए थे भारत के प्रधानमंत्री, और वो पाकिस्तान के बराबर लाना चाहते थे भारत को बाय इनवाइटिंग प्राइम मिनिस्टर को अपने व्हाइट हाउस में लंच के लिए, आई थिंक वहां से वो रिश्ते बुरी तरह से खराब होना शुरू हुए। तो उसको शायद रिस्टोर करने की भी एक पहल हो सकती है। अब आप पूछेंगे भाई ये क्यों, क्या सडनली उसको, मतलब उनको सपना आ गया उन लोगों को? पहले पहले तो कई चीजें इन लोगों ने भारत के खिलाफ बोली हैं। तो उसका एक कारण ये है कि देखिए, अमेरिका जो है वो अपने आप को ये मानता है कि वो ग्लोबल पावर है, जो चाहता है वो करता है, बाय हुक और बाय क्रूक, बाय यूज ऑफ फोर्स या फिर डिप्लोमेसी या फिर आउटराइटली किसी को परचेज आउट करना। कई सारी चीजें उसके तरकश में, कई सारे तीर हैं। ईरान में उसने कोशिश करी एक पावर यूज करने की, काफी हद तक मिलिट्रीली वो सफल भी रहा है।
लेकिन अगर मैं कहूँ कि बड़े परिप्रेक्ष्य में वो सफल नहीं रहा है, वो एक टाँग पर है। तभी मैंने पहले भी बोला था कि जो भारत अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे जब वो चाइना गए, तो लिंपिंग प्रेसिडेंट थे, यानी कि लंगड़ाते हुए गए हैं। एक टाँग को ईरानियन ने उनकी काफ़ी हद जी, तक जी। चोट पहुँचाई थी। तो अब उनको ये लगने लग गया है कि अब यूरेशिया से जो है ना, जो लड़ाई-वड़ाई थी वो अब उन्होंने सॉर्ट आउट कर ली है। इज़राइल हमास को सॉर्ट आउट कर रहा है। इज़राइल लेबनान को सॉर्ट आउट कर देगा। ईरान मिलिटरीली खत्म हो चुका है। थोड़ा बहुत जो क्या बोलते हैं उसमें बची है ताकत, वो मेरे ख्याल से वेस्ट एशिया की कंट्रीज़ और यूरोप वगैरह के जो नेवीज़ हैं, भारत भी शायद इसमें शामिल हो जाए तो और अच्छा होगा। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ भी कुछ दिनों में खुल जाएगी। तो अब उनको अपना जो सबसे बड़ा जो इलाका है, जो इंडो पैसिफिक याद आ गया। अब इंडो पैसिफिक में अमेरिका ये जानता है कि बिना भारत के इंडो पैसिफिक में लड़ाई करना या पोस्चरिंग करना बहुत दिक्कत वाली बात है, क्योंकि इंडियन ओशन एक अलग खीर है और इंडो पैसिफिक यानी पैसिफिक ओशन एक अलग डायनेमिक्स है। इसी के बीच में साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, फर्स्ट ग्रुप ऑफ आइलैंड, कई सारी चीजें आती हैं जिसपे चाइना इसके थ्रू निकल के बाहर आने की कोशिश कर रहा है, पैसिफिक आइलैंड में और इंडियन ओशन में, दोनों तरफ। तो एक साथ दो तरफ ध्यान रखना इसमें थोड़ा सा दिक्कत का काम है। तो इसलिए अब भारत की जरूरत जो पहले थी अब दोबारा महसूस होने लग गई है। तो अब क्वाड की रिजुवनेशन की बात चल रही है। तो वो बोलते हैं कि पहले निक्सन जी ने बोला था कि भाई अमेरिका का दुश्मन होना ठीक है, दोस्त मत बनो कभी उसके। लेकिन मैं बोलता हूं और मुझे लगता है शायद भारत भी उस नीति को समझ गया है कि न अमेरिका का दोस्त होना अच्छा है, न दुश्मन होना अच्छा है। आप ध्यान से सुनिए, न अमेरिका का दोस्त होना अच्छा है, न दुश्मन होना अच्छा है। अमेरिका के साथ अ, एक व्यवहारिक व्यवहार होना चाहिए, जिसमें कि ट्रांजैक्शनल बोलते हैं इंग्लिश में, इस हाथ से ले, उस हाथ से दे। आपको यहाँ ज़रूरत है, मैं वहाँ मदद करूँगा, मुझे वहाँ ज़रूरत है, आप मुझे वहाँ मदद करिए। मुझे डिफेंस टेक्नोलॉजी में आपसे मदद चाहिए, तो आप मुझे मदद कीजिए, मैं आपकी मदद दूसरी जगहों पे करूँगा। एक टिपिकल जिसको बोलते हैं ना कि अब जैसे चाइना को ही देख लीजिए, चाइना हमारा दोस्त तो है नहीं, ये तो बात बड़ी क्लियर है। लेकिन हम ट्रेड कर रहे हैं हमारे सीमित दायरे में। वो हमारा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन जाता है। कभी कभी अमेरिका होता है, कभी चाइना होता है, ऊपर नीचे होता रहता है इनके बीच में। तो ट्रेड तो चल रही है उसी तरह से। लेकिन साथ में हम लोगों ने कैलाश रेंजेस का भी काम किया, साथ में गलवान के खिलाफ जो कार्रवाई करनी थी वो की, डोकलम के खिलाफ जो कार्रवाई करनी थी वो करी, और कई सारे ऐसे मौके आए हैं। यांगसे में जैसे कुछ हुआ था तो उस समय हमने कुछ कार्रवाई करी। तो अब चाइना को भी ये पता चल गया है कि भाई इंडिया को हल्के में नहीं ले सकता वो, ठीक है। अगर वो इंडिया को हल्के में नहीं ले सकता है तो अब इंडिया क्यों जबरदस्ती लड़ाई करे। जब तक काम चल रहा है हमारा, चलने दो, तब तक अपनी ताकत को और बढ़ाओ, और इतना बढ़ाओ कि बाद में चाइना को इंडिया के ऊपर करने का, सोचने का भी नहीं आना चाहिए कुछ करने का। तो वो एक स्ट्रैटेजी हमारी इस समय चल रही है। ऐसी हालत में अमेरिका को ज़रूरत है इंडो पैसिफिक में, क्योंकि ताइवान की कहानी काफ़ी उछली थी ट्रम्प की विज़िट जब चाइना में हुई थी अभी। तो अब ताइवान में अगर वो बिज़ी होगा, उनका जो पैसिफिक कमांड अगर ताइवान में रहा तो इंडियन ओशन में कौन रहेगा? तो इसलिए भारत और इस रीजन में, एशिया में, भारत जो है एज़ पर लोई इंस्टीट्यूट नंबर मेजर पावर हो गया, मिडल पावर नहीं हो गया। सेकंड नंबर पे आता है और मेजर पावर हो गया मिलिट्रीली। ये कोई छोटा-मोटा अचीवमेंट नहीं है। एक ये बढ़ते भारत की ताकत की एक अ, मैं कहूँगा निशानी है कि अब भारत को इग्नोर करना आपके लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो उस दिशा को आगे बढ़ाने के लिए मार्को रूबियो जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनका काम ही सेक्रेटरी बोलते हैं वहाँ पे, फॉरेन सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बोला जाता है उनको। तो उनका भी काम ही यही है कि भाई टूटे हुए रिश्तों को दोबारा जोड़ने की कोशिश कीजिए। जी, जी। अब
प्रो इंडिया हैं, तो उससे शायद उनको इसीलिए ज़्यादा भेजा गया। अब वो चैरिटी में क्या कर रहे थे? देखिए, अमेरिका का मैंने क्या बताया, ना दोस्त होना अच्छा है, ना दुश्मन होना अच्छा है। तो अमेरिका के जो हर कदम होते हैं, उनको हमको काफ़ी झाड़-फूँक के देखना चाहिए, बिल्कुल परत दर परत उलटने की ज़रूरत है, तभी उन पे विश्वास करिए। हर देश में जब भी इनका कोई फ़ॉरेन स मतलब सेक्रेटरी के डिपार्टमेंट का, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के डिपार्टमेंट का कोई भी गया है, पहले आपको याद होगा बांग्लादेश में इन्होंने अंडर सेक्रेटरी को भेजा था। तो जहाँ-जहाँ इनके जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के खुद या फिर उनके जो नीचे वाले लोग अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी ये लोग जाते हैं जो, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होता है। बंगाल में गए, ट्रम्प साहब ने भी बंगाल में जीत के लिए प्रधानमंत्री को मुबारकबाद दी। सडनली इसी टाइम पे ही कॉकरोच पार्टी भी इकट्ठा आ गई कि भाई जी, कॉकरोच जनता पार्टी भी आ गई। और इस बार उन्होंने बड़ा चालाक गेम खेला है, देखिए आप। ये पहले भी आप पार्टी में थे, दीपके जी, जो इनके सो कॉल्ड ओनली फाउंडर और प्रेसिडेंट और व्हाटएवर इट इज, अमेरिका में रहते हैं। बांग्लादेश वाले भी अमेरिका में ही रहते थे। टाइमिंग देखिए इन लोगों की कॉकरोच पार्टी बनाने की, मतलब उछालने की, और बोल रहे हैं जेनजी के लिए बनी है ये। ऊपर से बोलते हैं कि हम, मेरा पॉलिटिकल कोई वो नहीं है। ये सब दिखावे वाली बातें होती। पहले केजरीवाल भी यही बोलते थे, हमारा पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, हम तो क्या बोलते हैं, रेवोल्यूशनरी पार्टी है। सो ये एक उसी मॉडल पे चल रहा एक अभियान है। साथ में ये सारे जो डिप्लोमेटिक एक्शंस हो रहे हैं, तो हमें हर कोने से अपने आप को सिक्योर करने की जरूरत है। मेरा इससे ये मतलब है कि हमारे जो जेंजी हैं वो बहके ना, क्योंकि अगर वो बहक गए तो वो खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे। ये जो जॉब नहीं मिल रहा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है, ये एक ट्रांजिटरी फेज है। एआई के आने से काफी कॉस्ट कटिंग करनी पड़ रही है कंपनीज को। तो जो पहले हायर्ड थे इसमें, अब उनकी डी हायरिंग हो रही है, काफी ले ऑफ्स हो रहे हैं। इंडिया में नहीं हो रहे हैं, पूरे विश्व में हो रहे हैं। कनाडा में आप जाके देखिए, जॉब्स के लिए मारा मारी है। अमेरिका में जाके देखिए, जॉब्स के लिए मारा मारी है। तो ये एक फिनोमिना है जो कि ट्रांजिटरी है, टेम्परेरी है। कुछ दिनों के बाद, पहले कंप्यूटर आए थे तो लोगों ने बोला काम खत्म हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, 10 गुना बढ़ गया काम। अब एआई आया है। मैं जिस तरह से एआई के फार्म सर्वर्स होते हैं, फार्म होते हैं, बहुत बड़े बड़े इलाके में होते हैं, इधर भी काम की जरूरत पड़ेगी। हाँ, नेचर ऑफ काम बदल जाएगा, काम वही नहीं रहेगा। अब जो स्किलिंग करनी है वो अब चेंज करनी पड़ेगी हमको। वो जो पुरानी स्किल्स थी वो हट के आपको नई स्किल्स, प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स हो गए, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें जो नए नए आयाम खुलेंगे, उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। इनको रीस्किलिंग कर, जो एग्जिस्टिंग है उनको रीस्किल करना पड़ेगा। मैं अपने दोनों बच्चों को बोलता हूँ, बड़े ऊंची पोस्ट पर हैं, अमेरिका में जी, ही हैं, आईटी में हैं। मैं बोलता हूँ यार आप लोग रीस्किल करो। जब आप लोग मार्केट से बाहर जाओगे तो अब वो कुछ कर रहे हैं, चारों काम करते हैं, हस्बैंड वाइफ सारे घर पे लगे रहते हैं काम काम करने के लिए, लेकिन अब उनको दूरदृष्टि लानी पड़ेगी। तो ये सब चीजें गवर्नमेंट के हाथ में सारी चीजें नहीं होती हैं। आपको खुद भी एक प्रयत्न करना पड़ता है किसी तरह से जॉब, नए नए जॉब्स निकालने के लिए कैसे आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो करने की कोशिश की जा रही हैं, कुछ धमाके पंजाब में हो गए, इस तरह से कई छोटी-छोटी चीज़ें हो रही हैं। हमारे बॉर्डर पे कई ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कि हलचल नहीं, चल रही है बॉर्डर पे। चाहे बांग्लादेश हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो बलूचिस्तान हो, या फिर अफ़गानिस्तान का बॉर्डर हो केपीके के साथ। तो ये हर जगह पे एक अफ़रा-तफ़री तो नहीं बोलूँगा, एक एक chaos जैसी सिचुएशन है। अ, और इसकी वजह से हमको जो है काफ़ी सँभल के रहना पड़ेगा और तैयार रहना पड़ेगा कभी भी प्रोएक्टिव स्टेप लेने के लिए। यानी कि अब वो जो पुराना रिस्ट्रेंट वाला ज़माना था वो खत्म हो गया कि आओ जी हमको मारोगे तो हम मारेंगे। ना, 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 ना। वो बहुत पुरानी बात हो गई है। अब डोज़ियर बंद हो गया है। अब पहले ही डोज़ियर को तैयार करके उसको सील पैक करके रख दिया गया जा रहा है, ताकि अगर ये किया तो हम वो करेंगे।
अब वो नहीं है कि तुमने इतना मारा तो हम भी उतना ही मारेंगे ना। अगर तुमने एक उंगली तोड़ी तो तुम्हारी 10 उंगली तोड़ी जाएगी। अब वो वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आ गया है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि इस समय एक वेरी वेरी वॉलेटाइल और फ्लूइड सिचुएशन है, और इस सिचुएशन में भारत को हर एक्शन को ध्यान से देख करके एनालाइज करके आगे बढ़ना। जी जनरल साहब, एक चीज और है ना, देखिए, सोमवार को ही ट्रम्प ये दोबारा से कहते हैं कि मोदी मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। बार बार ये कहने की जरूरत क्यों पड़ती है? दूसरी तरफ आपने कॉकरोचों का जिक्र किया है, और ये टाइमिंग देखिए, प्लस आपने कहा कि ये कोलकाता में जाते हैं। उधर बांग्लादेश की भी अगर हम सीमा पर देखें तो वहाँ भी हलचल चल रही है। जो फेंसिंग लगाने का काम शुरू हुआ है, उधर से सामने आकर के वो बीएसएफ के लोगों से पंगे ले रहे हैं। तो ये सब मतलब इनका क्या मतलब हुआ? एक तरफ कहा जा रहा है कि हम पार्टनर हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान को F-16 के लिए फंडिंग की जा रही है। मतलब दोहरा मापदंड कहें इसे क्या? इसको देखिए, इट इज कॉल्ड हेजिंग स्ट्रेटजी जिसको बोलते हैं। एक इंटरनेशनल रिलेशन में, जियो पॉलिटिक्स में, चाहे वो भारत हो चाहे कोई भी हो, हेजिंग करता है, यानी कि वो मोहरे तैयार रखता है, जरूरत पड़ने पर उसको वो इस्तेमाल करता है। अब कुछ मोहरे उसके लिए इमीडिएटली चाहिए होते हैं, कुछ हो सकता हो चाहिए। ये जो हो सकता हो चाहिए वो हेजिंग स्ट्रेटजी में आता है कि देयर मे बी अ चांस दैट कि हमें इंडिया की जरूरत पड़े। तो इस समय जो हेजिंग स्ट्रेटजी चल रही है एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, पाकिस्तान उसके लिए इमीडिएटली चाहिए, इसलिए वो पाकिस्तान के साथ है, क्योंकि ईरान के खिलाफ एक्शन लेने के लिए उनको पाकिस्तान की जमीन की जरूरत है, नेगोशिएशंस के लिए पाकिस्तान की जरूरत है, इसलिए उनके साथ वो लगे हुए हैं। तो हमको उसको उसी तरह से देखना है कि भाई उस समय इस देखिए, अमेरिका ने पाकिस्तान को मक्खी की तरह फेंक दिया था अफगानिस्तान वॉर 1 के बाद। मक्खी मतलब, मेरा मतलब है एक्चुअली, जैसे दूध में से आप मक्खी निकाल के फेंक देती हो ना, उस तरह से फेंक दिया था। तो जिस दिन उनको यूएस को लगता है कि इसकी जरूरत नहीं है, वो पाकिस्तान को वो दूध में से निकाल के फेंक देंगे। भारत को कोशिश करते हैं कि ये वही वही चीज करे। उनको लगा कि अब हमें भारत की जरूरत नहीं है, इंडो पैसिफिक से हम थोड़ा सा हट के यूरेशिया पे फोकस करेंगे, वेस्टर्न हेमिस्फेयर पे फोकस करेंगे, तो करो। लेकिन भारत मक्खी नहीं है ना, प्रॉब्लम तो ये है, भारत हाथी है। बिल्कुल। हाथी और जब ये सारी दुनिया को पता चल गया है कि हाथी है पूरा, और वो भी पावरफुल वाला। नहीं, देखिए, भारत की जो अब इन्फ्लुएंस है वो अब बहुत दूर तक जाती है। चाहे वो आर्थिक ले लीजिए, आर्थिक में अगर आप परचेजिंग पावर पैरिटी से देखेंगे तो भारत तीसरे नंबर पे लॉन्ग गैप से आगे है, लॉन्ग गैप से, छोटे मोटे गैप से नहीं है। 15 ट्रिलियन के करीब हमारी पीपीपी पे 14 आई थिंक 14 या 15 ऐसे एग्जैक्ट अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, ट्रिलियन की हमारी पीपीपी जीडीपी है। बाकी सब पीछे झुंड में आ रहे हैं। अगर इतनी स्ट्रांग अगर आपकी जीडीपी है, अब क्योंकि हम एक किसी मॉडल के साथ चल रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह ऐसी चीजें आएंगी, सामाजिक व्यवस्था में प्रॉब्लम्स होंगी, पुराने हमारे सिस्टम्स हैं सीवर और इन सब चीजों के, ये सब चीजें देश में आएंगी, लेकिन उनको सॉल्व करना हमारा काम है, गवर्नमेंट का काम है, पब्लिक का काम है। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मुझे अच्छा लगता है लोगों को बताना कि भाई आप खाली बड़ी बड़ी बातें मत सुनिए। अगर आप में हिम्मत है, आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो आप करिए। मैं कल कई दिनों से हम जाते हैं अपने घर से वॉक के लिए, बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ था। लेकिन वो उस जगह पे नहीं पड़ा था जहां पे कचरा रखने की जगह है। हमने और मेरी वाइफ ने, खास तौर से, मैंने तो उतना जिद नहीं किया, मेरी वाइफ ने करीबन 1 महीना उस कचरे वाला गाड़ी वाला आता था, उसको बोलते थे भैया इधर से इसको उठा लीजिए। एक दिन कोई अच्छा आदमी आया, उसने बोला ठीक है मैडम, हम यहाँ से उठा ले जाएंगे, मैं भी था साथ में खड़ा। उन्होंने उठाया, गाड़ी में डाला और उसको साफ कर दिया। अब हम कल फिर गए, फिर लोगों ने कचरा वहीं फेंक दिया। अब
ये जो सभ्यता होती है ना हमारी, यही अगर अमेरिका में रहे होते ना तो 10,000 के फाइन की वजह से सबकी घी बंद होती। अपने आप को शेर बोलते हैं ना ये लोग। शेर वो होता है जो चुपचाप अपना काम करता है, अपने अंदर अंदर की ताकत रखता है। मैं मरने में विश्वास नहीं रखता, मैं मारने में विश्वास रखता हूँ और ज़िंदगी भर मारा है मैंने। गोली भी डर के मेरे से बगल बगल से जाती थी। ऊपर से, नीचे से, दाएँ से, बाएँ से। जिसको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। तो य बिल्कुल मैं सही कह रहे हैं। उस सही कह रहे ट्रेडिशन हैं में सर, आपने और अगर बहुत और बड़ी बात अगर की है। और इस प्रोसेस में अगर लग भी गोली तो लग गई यार। मरना तो सभी ने है एक दिन। हम थोड़ा जल्दी मर जाएँगे उसमें क्या है? लेकिन ऐसा नहीं मरेंगे कि भाई बेफालतू मौत नहीं मरेंगे। ठीक है? सो इस तरह की चीज़ जो है हमारे भारतीय लोगों में आनी चाहिए। स्वच्छता अंदर से आनी है। स्वच्छता आप अपने आमने-सामने देखिए। मेरे घर के बगल में वो शूट होता है ना कचरा वाला, जो नहीं डालते हैं नीचे टॉप फ्लोर से सीधे जाता है, नीचे चले जाता है। अब जी, मानोगे जी। नहीं, इसी अपार्टमेंट के लोग आके मेरे घर के सामने कचरा रख देते हैं। मैं उठा के फेंक देता हूँ। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि भाई मैं जनरल साहब हूँ तो मैं क्यों फेंकूँ दूसरे का कचरा है। लेकिन मुझे खुद अच्छा नहीं लगता कि गंदा चीज़ आप सामने लाके बैठे हो। तो आप ये जो हमारे अंदर जो हम सोचते हैं ना कि बाहर वाले ही हम मतलब गवर्नमेंट ही हमारा सब कुछ करेगी। ठीक है यार, गवर्नमेंट भी कर रही है, तुम भी करो ना, तुम भी मदद करो। तो जब तक हम अंदरूनी तरीके से शक्तिशाली नहीं होंगे, तब तक हम इसी तरह डरते रहेंगे कि भाई अमेरिका वहाँ आ गया तो क्या होगा? वो यहाँ आ गया तो क्या हो गया? सर्जियो गोर पूरे भारत में घूम रहा है, अब पता नहीं क्या होने वाला है भारत में। अरे यार हिम्मत है तो सीना सीना तान के चलो, भारत का कुछ नहीं होने वाला है। भारत जो है अपने अपनी जगह पे शक्तिशाली है, देखते रहिए 80 साल हो गए हैं और 200 साल इसी तरह से 250 साल जब तक हमारे पता नहीं बच्चों के बच्चे हो जाएँगे, तब तक भारत चलता रहेगा। चिंता आपके टॉपिक से अलग हो गया थोड़ा, क्योंकि आपने कुछ ऐसी चीज़ छेड़ दी जो मेरे जी। लिए थोड़ा सेंसिटिव थी। हाँ जी, बोलिए। सर, एक सैनिक की नज़र से मैं एक छोटी-सी टिप्पणी चाहूँगी कि हुँ। अब क्वाड में क्या सीन बन रहा है? क्या देख पा रहे हैं? क्वाड और चाहे ये इस तरफ I2U2 हो या फिर आईमैक हो, ये सारी चीज़ें तब उठती हैं जब उसकी ज़रूरत होती है। मैंने क्या बोला क्या वेस्ट एशिया, वेस्टर्न हेमिस्फीयर से अब ट्रम्प साहब का मन भर गया। 1 साल उन्होंने बहुत रस्सा-खींची करी, नोबेल प्राइज़ नहीं मिला, रशिया-यूक्रेन वॉर नहीं खत्म हुआ, इज़राइल-हमास वॉर पता नहीं कहाँ पर है, लेबनान में लड़ाई चल रही है, ईरान सुक-बुक हो रहा है, वी आर नियरिंग अ डील, वी आर अबाउट टू हैव अ डील, वो चल रही है। तो अब उनको लगता है कि यार यहाँ पे फालतू फंड का वो मतलब समय बिताने का कोई ज़रूरत नहीं है। चाइना के साथ कोई ट्रेड डील करो, भारत के साथ मिलकर के इंडो पैसिफिक में ताइवान को थोड़ा सिक्योर कर लो। अब उनका ध्यान इधर भटक गया है। जब इधर ध्यान आया तो क्वाड याद आया। सो ये सारी चीज़ें जो है एक उतार-चढ़ाव होता रहेगा। मैं इसको मानता हूँ एक 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 डिप्लोमैटिक आप कह लीजिए एक री-इनिशिएटिव लिया गया है। भारत भी इंटरेस्टेड था इसमें कि भारत भी चाहता है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड रहे, ना कि बाइपोलर वर्ल्ड रहे। तो उस दिशा में ये क्वाड एक इनिशिएटिव है जिससे कि हम एक टॉकिंग फोरम ही बोल सकते हैं। अभी तो इस समय ये टॉकिंग फोरम ही है। इसमें अलग-अलग देश जो हैं जुड़े हुए हैं और भी मैं तो एक और क्वाड बनाने की बात कर रहा हूँ साउथ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की। उसमें अमेरिका को रखिए ही मत। जब तक हम अल्टरनेटिव चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं रखेंगे, इंटरनेशनल ऑर्डर जो है, वो इसी तरह से ये मेजर पावर्स के का खिलौना बन के रह जाएगा। झंडा और साहब, आपने एकदम भारत के सच का समय आईना अच्छा दिखाया है मेरे दर्शकों को। और आपने मेरे लिए समय निकाला, मेरे दर्शकों के लिए समय निकाला। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।